हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट वंक्शन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। इस एफएफ का नाम है अरेंज मैरिज। दरअसल ये एक शॉर्ट स्टोरी होगी और ऑब्वियसली ये एक अरेंज मैरिज है। तो मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप सीधे स्टोरी ही सुन लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के घर से, जहाँ एक लड़का जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और तैयार होते हुए वो अपनी मॉम को आवाज़ देता है, मॉम, मॉम मैं कैसा लग रहा हूँ। इस पर उसकी मॉम अपने बच्चे को देखती है और कहती है, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा है। ये सुन के वो बच्चा स्माइल पास करता है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वी यंग है। वी की एज यहाँ 19 ईयर्स है और ये वुमेन कोई और नहीं बल्कि चांगसे सारिन है। दरअसल वीन अपने पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल से घर में रहता है, जहाँ वीन के फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं। वीन की फैमिली रिच नहीं है, वो लोग बस अपना गुजारा कर लेते हैं। तभी वीन कहता है, मॉम आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी चलो, मुझे लेट नहीं होना है, मुझे सीजे से मिलना है, मुझे देखना है कि सीजे कैसी दिख रही है। ये कह के वीन अपने पेरेंट्स को लेके जल्दी जल्दी खींचते हुए उन्हें बाहर लेके आता है। दरअसल वीन आज अपने कजिन की शादी पे जा रहा है। वीन की कजिन कोई और नहीं बल्कि जियांग यानली है, जिसकी आज वेडिंग है। और उसकी वेडिंग इस पूरे चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन लैन कॉरपोरेशन के सीईओ लैन वांगजी से है। वीन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस शादी को अटेंड करने के लिए। दरअसल जियांग फैनमियान और वी चांग से ये दोनों भाई हैं। सगे भाई नहीं है, ये दोनों भी कजिन्स हैं। सो इनके बीच में रिलेशन है। जहाँ जियांग फैनमियान बहुत ही रिच पर्सन है, वो भी चाइना के जाने माने बिजनेसमैन है। लेकिन वहीं वी चांग से वो उतने रिच नहीं है, वो सिंपली एक कंपनी में काम करते हैं। अब वो लोग भी शादी के हॉल पे पहुंचते हैं, जहाँ वीन बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी सीजे की शादी के लिए। वो लोग वहाँ जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ लैंड फैमिली और जियांग फैमिली आ चुकी थी। वो लोग सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। जियांग फैंगमियान अपने ब्रदर का वेलकम करते हैं और उन्हें शादी अटेंड करने के लिए कहते हैं। वहीं वीन अंदर जाता है तो वो अपनी सिस्टर को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सके। दरअसल इस स्टोरी में जियांग यानली और वी उतने ज़्यादा भी क्लोज नहीं है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बट बाकी स्टोरीज की तरह यहाँ उन दोनों में कुछ खास क्लोजनेस भी नहीं है। जस्ट वीन अपने सिबलिंग्स से प्यार करता है, इसलिए बस वो खुश है। तभी वीन जाता है और जियांग यांगली के कमरे में जाता है, जहाँ वो उससे मिलते ही उसे हक करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। इस पर यानली एक स्माइल के साथ उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद वीन कुछ देर बातें करता है। देन वहाँ यानली की स्टाइलिस्ट आ जाती है और वो सब यानली को तैयार कराने लगते हैं। इधर वीन बाहर आ जाता है और पार्टी को एंजॉय करने लगता है। इधर सभी अपने अपने काम और पार्टी को अटेंड करने में बिजी थे। अब शादी शुरू होने में बस आधा घंटा रह गया था। तभी मैडम यू यानली को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। जहाँ मैडम यू जब कमरे में जाती हैं तो वहाँ यानली नहीं थी। मैडम यू ये सोच के उसे बाथरूम में भी ढूंढती हैं, उसे आवाज़ देती हैं, उसका फ़ोन भी ट्राई करती हैं, बट यानली तो कहीं भी नहीं थी। ये देख के मैडम यू को टेंशन हो जाती है कि आखिर यानली गई कहाँ। तभी मैडम यू को
वहाँ कमरे में डेस्क के पास एक लेटर मिलता है। मैडम यू उस लेटर को उठाती हैं और उसे खोल के पढ़ने लगती हैं। जिस लेटर में यानली ने लिखा था कि दरअसल आज ही उसे उसके फ्रेंड का कॉल आया था, जिसमें उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि यानली को एक मॉडलिंग एजेंसी हायर करना चाहती है और यानली को उसके लिए आज ही उनसे मिलना होगा। दरअसल यानली हमेशा से ही एक मॉडल बनना चाहती थी और उसके फ्रेंड ने आज ही उसे कॉल करके बताया था कि एक बहुत ही फेमस मॉडलिंग एजेंसी उसको हायर करना चाहती है और इसीलिए यानली अपनी शादी से भाग चुकी थी। जब मैडम यू उस लेटर को पढ़ती हैं तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तभी मैडम यू जल्दी से जाती हैं और फेंग मियान को बुलाती हैं, जहाँ मिस्टर फेंग मियांग लैन चिरैन के साथ बात कर रहे थे। मैडम यू के ऐसे फेस रिएक्शन देख के फेंग मियान भी घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ यू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस पर मैडम यू उन्हें साइड में लेके आती है और उनसे सारी बातें बताती है। ये सब कुछ सुन के फेंग मियान भी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो लैन फैमिली से क्या कहें, क्योंकि शादी शुरू होने में बस आधे घंटे रह गए हैं और ये चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बेटे की शादी थी। इसलिए ये शादी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड थी। बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लैन चिरेन और लैन यी भी आ जाती हैं। लैन चिरेन और लैन यी वांग जी के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, और वांग जी का बड़ा भाई लैन सिचेन भी है, जहाँ लैन सिचेन ऑलरेडी वेन किंग से मैरिड है और वेन किंग एक डॉक्टर है। वहीं लैन सिचेन भी एक बिजनेसमैन है। तभी लैन चिरेन पूछते हैं, क्या बात है, आप लोग परेशान दिख रहे हैं? इस पर फेंग मियान चिरेन की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब बातें चिरेन को कैसे बताएं, लेकिन फेंग मियान हिम्मत करके चिरेन को सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद चिरेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। आखिर आपकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? चिरेन गुस्से में ये बात कहता है। इस पर फेंग मियान सर नीचे झुका लेता है। तभी चिरेन कहता है, इतने सारे गेस्ट आ गए हैं, हमारी बेटी की शादी है, हमारी रेप्यूटेशन का सवाल है। अगर आपकी बेटी को करियर ही बनाना था, मॉडलिंग ही करना था, तो वो ये सब बातें हमें बता सकती थी। वो ये सब शादी के बाद भी कर सकती थी, लेकिन उसे इस तरह शादी से भागने की क्या ज़रूरत थी? लैन चिरेन और लैनी ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ लैन सिचेन और उनकी वाइफ भी आ जाती है। वो लोग भी ये सब बातें सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वी चांगसे और चांगसे सारन भी आ जाती हैं। वो भी उन लोगों के टेंस फेस देख के पूछती हैं, क्या बात है, क्या हुआ? इस पर फेंग मियान उन्हें भी सब कुछ बता देते हैं। सभी इसी सोच में पड़े हुए थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी वहाँ विंग आ जाता है अपनी मॉम से कुछ बात करने के लिए, जहाँ चिरेन की नज़रें विंग पे पड़ती है। जहाँ चिरेन जब से शादी हॉल पे आए थे, वो विंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें विंग का नेचर अच्छा लगा था। तभी चिरेन पूछते हैं, ये ओमेगा कौन है? इस पर फेंग मियान कहते हैं कि ये उनकी ब्रदर वी चांगसी का ओमेगा सन है। इस पर चिरेन फेंग मियान से कहते हैं और वी चांगसे से कहते हैं, एक काम करते हैं, क्या आप अपने ओमेगा सन की शादी
हमारे वांग जी से करवा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही वी चांग से तो हैरान रह जाते हैं। तभी वो कहते हैं, बट हम ऐसे कैसे आपसे शादी करवा सकते हैं? आई मीन, ये वांग जी का रिश्ता यान्नी के लिए आया था। इस पर चिरेन कहते हैं, आया था, लेकिन यान्नी शादी से भाग चुकी है और इस वक्त हमें हमारी इज्जत बचानी है। इस पर वी चांग से कहते हैं, लेकिन मैं इसके लिए अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता। इस पर चिरेन कहते हैं, इसमें बर्बाद कैसा? मेरा बेटा आपकी ओमेगा सन से प्रॉपर शादी करेगा। और वैसे भी यानली और वांगजी की शादी एक अरेंज मैरिज थी, जहां वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिले भी नहीं थे। तो क्या आप अपने बच्चे का रिश्ता हमारे बच्चे से करेंगे? इस पर वी चांग से कहते हैं, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैडम यू को ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कहाँ उनकी बेटी सबसे रिचेस्ट फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली थी और अभी कहाँ ये रिश्ता उस वी हुशियान के लिए आ गया। मैडम यू बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये लैंड फैमिली की चॉइस थी और ऑलरेडी उनकी बेटी ने उनका सर उनके सामने झुका दिया था। वी चांग से अपनी वाइफ चांग से सारन के पास जाते हैं और उनसे इस बात पे डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ ये सुन के चांग से सारन कहती है, हमें विंग की शादी आज नहीं तो कल करनी ही है और अगर सामने से इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो हमें लगता है कि हमें इसके लिए अग्री कर देना चाहिए। दरअसल वांग जी एक अच्छा लड़का है, उसकी रेपुटेशन के बारे में हम सभी जानते हैं और अगर हम अपने बच्चे का रिश्ता करने जाएं तो हम कभी भी इतनी ऊंची फैमिली में अपने बच्चे का रिश्ता नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है हमारे बच्चे के लिए। तभी मिस्टर वी चांग से कहते हैं, लेकिन क्या वीन इसके लिए मानेगा? इस पर उसकी मदर कहती है, मैं उससे बात करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। चांग से सारन वीन के पास जाती हैं और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती हैं। वो उसे सारी बातें बताती हैं और बताती हैं कि उसे इस शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। इस पर वीन साफ मना कर देता है। वीन कहता है, मम्मी मैं ये सब नहीं कर सकता। मदर, आप जानती हैं कि मेरे कितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। मैं एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। इस पर चंग से सारन कहती हैं, वीन, आशियन, सबको शादी एक न एक दिन करनी ही होती है, तुम भी करोगे। मैं जानती हूँ कि तुम करियर बनाना चाहते हो। लैन फैमिली बहुत ही रिच फैमिली है, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे पढ़ने से। तुम आराम से पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, जैसा तुम्हारा ड्रीम है। तुम जानते हो, तुमने लास्ट ईयर ही स्कूल को पास कर लिया था, लेकिन अभी तक तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं करा सकते हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक मौका मिलेगा अच्छी जगह रहने का, अच्छी से पढ़ाई करने का, अच्छी सोसाइटी में जाने का, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम कभी भी तुम्हारे लिए इतनी ऊंची फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली में रिश्ता नहीं कर पाएंगे। तुम्हें ये एक चांस मिला है, प्लीज़ मेरे बच्चे मान जाओ। वी ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चांग से सारन जैसे तैसे करके वीन को मना ही लेती है। वीन साफ साफ कह देता है कि मॉम, मुझे पढ़ाई करनी है और वो लोग मेरा एडमिशन बड़े कॉलेज में कराएंगे। इस पर चांग से सारन कहती है कि ठीक है, वो इसके लिए बात करेंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर लैन फैमिली भी आपस में डिस्कस कर रही थी कि क्या वो सही डिसीजन लिए हैं, क्या ये सही रहेगा। वांग जी भी सब कुछ जान चुका था, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। उसे इन सब बातों से
कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी और वांग जी इतना काम में बिजी रहता है कि उसे यान ली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए वांग जी को जब पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी और से उसकी शादी अरेंज करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। हालांकि वांग जी को भी ये अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वांग जी क्या कर सकता था, क्योंकि बात उसके फैमिली के रेप्यूटेशन की थी। इसलिए वो भी कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है गेस्ट को अटेंड करने के लिए। तभी इधर लैनी बोलती है, क्या हम सही कर रहे हैं? हम सही से उस ओमेगा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना ही उसकी फैमिली हमारे स्टेटस को मैच करती है। आपको क्या लगता है? इस पर चिरन कहते हैं, या लैनी तुम टेंशन मत लो, अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमने सोच लिया है, अगर वांगी और उसकी ओमेगा की शादी सही नहीं रही और अच्छे से नहीं बनेगी, तो फिर हम 6 महीने बाद उनका डिवोर्स करा देंगे। वही विंग गेट पे खड़ा था और वो वहीं से गुजर रहा था, लेकिन उसने बाकी बातें नहीं सुनी। उसे सिर्फ यही सुनाई दिया था कि 6 महीने बाद उनका डिवोर्स करवा दिया जाएगा। और विंग को यही लगता है। विंग कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। विंग अपने कमरे में जाके रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ये शादी नहीं करना चाहता है। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं, किसी और की जगह लेके। विंग हमेशा से एक कामयाब इंसान बनना चाहता था और फिर अपनी पसंद के अपने लड़के से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो उसकी इतनी अजीब सी सिचुएशन में शादी होने जा रही है, और ऊपर से वो फैमिली, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग 6 महीने बाद विंग और वांग जी का डिवोर्स भी करवा देंगे। विंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो अपनी मॉम को सैड नहीं देखना चाहता था। उसकी मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेके समझाए जा रही थी, और विंग अपनी मॉम की खुशी के लिए हाँ कर देता है। देखते देखते जल्दी जल्दी आधे घंटे में ही क्वीन के लिए वेडिंग ड्रेस ले आया जाता है और जल्दी से उसे तैयार करा दिया जाता है। उसके बाद विंग और वांग जी आमने सामने खड़े थे, जहाँ प्रीस्ट उन्हें वाउस लेने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं और अपनी शादी के डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहता है, जिस पर वांग जी आगे बढ़ के विंग के फॉरहेड पे किस कर लेता है और यहीं शादी कंप्लीट हो जाती है। सभी तालियां बजाने लगते हैं और मैरिड कपल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। वहीं मैडम यू, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये वेडिंग भी अटेंड नहीं करती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी पे गुस्सा आ रहा था। देखते देखते ही धीरे धीरे ये पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। अब विंग के लैंड मेंशन जाने का टाइम हो गया था, जहाँ विंग ने सोचा भी नहीं था कि आधे घंटे में उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। वहीं विंग कार में बैठ के लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। विंग लैंड मेंशन में आता है तो उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है। उसके बाद उसे वांग जी के कमरे में भेज दिया जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उसे शादी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। शादी के बाद क्या होता है, इस बारे में विंग को कुछ पता नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। आफ्टर ऑल विंग की एज भी अभी बहुत कम थी। विंग सिर्फ 19 साल का था और वहीं वांग जी की एज 26 ईयर्स की थी। सो टेक्निकली उन दोनों की एज में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का गैप था। विंग नर्वसली बैठा हुआ था कि तभी वांग जी कमरे में आता है। वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वहीं वांग जी एक मैच्योर पर्सन था। वो
ये समझ सकता था कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है। इसलिए वो वीन के पास जाता है और उससे कहता है, वीन, तुम्हारा नाम वीन ही है ना? इस पर वीन हाँ कहता है। इस पर वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हम में से किसी ने भी ये सब नहीं सोचा था। मैं तुम्हारी भी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकते हो। ये कह के वांगजी वॉशरूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। इधर वीन नर्वस होकर बैठा हुआ था। उसे इस बात की तो रिलैक्स फील हो रहा था कि उसका हस्बैंड उसे समझता है। वो उसे फोर्स नहीं कर रहा। विंग बैठ के यही सब सोच रहा था कि तभी वांगजी बाहर आता है और वो विंग को भी चेंज करने के लिए कहता है। इस पर विंग उसे कहता है कि वो अपना कुछ भी सामान लेकर नहीं आया है। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि विंग का सारा सामान उसके घर पे ही है। विंग कल जाके ले आएगा। इस पर वांगजी अपनी कबर्ड से एक शर्ट निकालता है और विंग को देते हुए कहता है, ठीक है, तब तक तुम ये शर्ट पहन लो, जाओ और चेंज कर लो। विंग जाता है और जाके वांगजी की शर्ट पहन लेता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो शर्ट विंग की थाइस तक ही आ रही थी। बट विंग क्या करता? विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो वांगजी बेड पे बैठा हुआ था। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो वांगजी से कहता है, हस्बैंड, वो मैं सोफे पे सो जाता हूँ। इस पर वांगजी कहता है, विंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पे कंफर्टेबल होके सो जाओ। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई है, लेकिन शादी तो हुई है ना, और मैं शादी पे यकीन रखता हूँ। हाँ, हमें एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। तुम आके बेड पे लेट जाओ। विंग डरते हुए बेड पे जाता है और बेड के सबसे आखिरी छोर पे जाके लेट जाता है। वांगजी विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और खुद भी ब्लैंकेट लेके बेड में लेट जाता है। वहीं वांगजी जब आंखें बंद करता है तो उसके सामने विंग के ही विजुअल्स आ रहे थे। कैसे विंग बाथरूम से उसकी शर्ट पहन कर निकला था। वांगजी की नजरें बस उस समय विंग को ही घूरे जा रही थी। वांगजी अपनी सालिवा को गल्प कर रहा था। उसे विंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांगजी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। वहीं अगली सुबह जब विंग की नजरें खुलती है तो वो फील करता है कि वो किसी चीज के ऊपर लेटा हुआ है। ये फील करने के साथ ही विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग वांगजी के ऊपर कोला बियर बन के लेटा हुआ है। ये देखने के साथ ही विंग घबरा जाता है और जल्दी से वांगजी की बाहों से छूटने की कोशिश करता है। तभी वांगजी उसे और टाइटली करके अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। ये सुनते ही विंग का फेस ब्लश करने लगता है। विंग को पता ही नहीं चला कि वो रात को कब अपने साइड से वांगजी के साइड पे आ गया और वांगजी के ऊपर कोला बियर बन के सो गया था। विंग शर्मा जाता है और जल्दी से वॉशरूम में जाता है। विंग शावर ले लेता है लेकिन उसके पास चेंज करने के लिए ड्रेस ही नहीं थी। इसलिए वो बाथरूम में बाहर आता है जहाँ विंग को सुबह सुबह इतनी हॉट अवतार में देख के वांगजी के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी विंग कहता है, अब मैं क्या पहनूं? इस पर वांगजी विंग को एक ड्रेस देता है जिसे देख के विंग हैरान हो जाता है। इस पर वांगजी कहता है, मैंने सुबह सुबह ही ये ड्रेस तुम्हारे लिए मंगवा ली थी, तुम इसे पहन लो। उसके बाद विंग
उस ड्रेस को लेके चला जाता है और चेंज करके बाहर आता है, जहाँ विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी उसकी तारीफ करता है। उसके बाद वो भी जाके रेडी हो जाता है। वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं, जहाँ सभी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। वहीं विंग भी सबको ग्रीट करता है और तभी मैडम लैन कहती हैं, आओ और आके बैठ जाओ, तुम कैसे हो? इस पर विंग ओके कह के बैठ के कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर मैडम लैन कहती हैं, हम जानते हैं ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बस कोशिश करेंगे कि हम सभी तुम्हारे साथ घुल मिल सकें और तुम भी हमारे साथ कंफर्टेबल फील कर सको। उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, मुझे मेरे घर जाना है आज, मेरा कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं है। इस पर मैडम लैन ओके कह देती हैं और वो वांग जी को विंग को लेके उसके घर जाने को कहती हैं। इस पर वांग जी भी ओके कह देता है। वांग जी विंग को लेके उसके घर जाता है, जहाँ विंग अपने पेरेंट्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग अपना सारा सामान लेता है, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद वांग जी के साथ वापस आता है। रास्ते में वांग जी विंग से पूछता है कि विंग, अभी सिर्फ दोपहरी हुई है, हमारे पास अभी दिन बचा हुआ है, क्या विंग कहीं जाना चाहेगा? इस पर विंग कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इस पर वांग जी कहता है, ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। उसके बाद वांग जी विंग को लेके एक बहुत ही बड़े से मॉल में आता है। विंग इतना लग्जरियस मॉल देख के थोड़ा सा तो घबरा जाता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके अंदर मॉल में जाता है, जहाँ वांग जी विंग के लिए कपड़े डिसाइड करने लगता है और वो विंग से भी अपने लिए कपड़े पसंद करने को कहता है, जहाँ विंग इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स देख के हिचकिचा जाता है। इस पर वांग जी उसे समझाते हुए कहता है कि वो अब वांग जी का हस्बैंड है और इसीलिए विंग को किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना चाहता है, तो विंग इस बात के लिए बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं करे। उसके बाद वांग जी विंग को घुमाने लगता है, जहाँ विंग कुछ भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी विंग के लिए कुछ क्लॉथ्स खरीदता है। उसके बाद वो विंग को लेके अदर सेक्शन में भी जाता है, जहाँ वो विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। उसके बाद वो विंग को लेके मॉल से बाहर आता है, जहाँ विंग के हाथ में बहुत सारे बैग्स हो गए थे और वहीं कुछ बैग्स वांग जी के भी हाथ में थे। वो लोग सारे बैग्स को कार में रखते हैं। उसके बाद वांग जी फिर से ड्राइव करने लगता है। अभी ऑलमोस्ट इवनिंग होने ही वाली थी। वांग जी विंग को लेके एक बहुत ही लग्जरियस सी मूवी थिएटर में जाता है, जहाँ वो लोग एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ एक बहुत ही लग्जरियस 5 स्टार होटल में आता है, जहाँ वो होटल पूरी तरीके से कैंडल नाइट डिनर के थीम पे रेडी थी। विंग ये सब देख के हैरान हो जाता है। वो एक ही दिन में अपनी लाइफ में इतनी सारी लग्जरियस चीज़ें देख चुका था। वहीं वांग जी और विंग अपना डिनर करते हैं। विंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुश था इन सब चीज़ों से। वांग जी भी विंग के लिए ये सब कुछ करके काफ़ी खुश था। दरअसल वांग जी इससे पहले कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था, लेकिन विंग से शादी करने के बाद वांग जी विंग के लिए अट्रैक्शन फील करने लगा था। वो विंग को सच में अपना हस्बैंड मानता था। अब वांग जी और विंग दोनों घर आ जाते हैं। घर वाले ऑलरेडी अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे। विंग और वांग जी भी अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ विंग फिर से साइड वाले बेड पे लेट जाता है।
वहीं वांगजी कुछ देर तो ऐसे ही लेटे रहता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एट द एंड वांगजी धीरे धीरे करके वी के पास जाता है और उसे बैक से हक करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वीन भी अभी जाग ही रहा था। इस तरह वांगजी के क्लोज जाने से वीन का फेस ब्लश करने लगता है और वो भी उसकी वार्मथ को एंजॉय करते हुए सो जाता है। अब अगली सुबह विंग और वांगजी अपने कमरे में थे कि तभी विंग वांगजी से कहता है कि वो मुझे मुझे कॉलेज जाना है। इस पर वांगजी कहता है, हाँ मुझे ऑलरेडी बताए थे, डैड ने मुझे ऑलरेडी बताया था। मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए गुसू कॉलेज में बात कर ली है। हम आज दोपहर को जाएंगे वहाँ तुम्हारा एडमिशन कराने। दरअसल गुसू यूनिवर्सिटी पूरे चाइना का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी था, जो कि लेंस का ही था। वी ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है कि वो पूरे कंट्री के बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएगा। उसके बाद वांगजी वी के फॉरहेड पे किस करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर विंग भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने लगता है। दोपहर में जब वांगजी आता है तो विंग और वांगजी यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां विंग का एडमिशन होता है और वांगजी खुद उसे ले जाके विंग का क्लास और बाकी सब जगह दिखा देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी लाइफ अच्छी कट रही थी। उसके इन लॉज भी बहुत अच्छे थे। वेंचिंग विंग को बहुत मानती थी। वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार करती थी। वहीं मिस्टर लैन और मिसेस लैन भी शुरू शुरू में थोड़े से ऑकवर्ड थे। क्योंकि वो विंग को जानते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि विंग का नेचर कैसा होगा। लेकिन वो भी धीरे धीरे विंग को बहुत प्यार करने लगे थे। विंग उन सबके साथ बहुत खुश था। वक्त के साथ धीरे धीरे विंग और वांगजी का रिश्ता भी स्ट्रांग होते जा रहा था। हालांकि उन दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी अभी नहीं हुई थी, क्योंकि विंग को भी यही लगता था कि 6 महीने बाद उसका और वांगजी का डिवोर्स करवा दिया जाएगा, क्योंकि वो वांगजी के लायक नहीं है। विंग इस बात को लेके अंदर ही अंदर अब घुटने लगा था, क्योंकि विंग और वांगजी की शादी की ऑलरेडी अब 2 मंथ हो चुके थे, जहां विंग वांगजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था, क्योंकि वांगजी का नेचर ही ऐसा था। वहीं विंग वांगजी से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। वांगजी इन 2 मंथ में जब भी विंग के क्लोज आने की कोशिश करता, उसके साथ इंटीमेट मूवमेंट्स को शेयर करना चाहता, तो विंग हर बार कुछ न कुछ बहाना बना के वांगजी को टाल देता था। वांगजी को भी लगा कि विंग अभी बहुत छोटा है, शायद उसे अभी वक्त चाहिए। ये सोच के वांगजी भी विंग को फोर्स नहीं करता है। एक दिन विंग जब अपने कॉलेज से आता है तो वो सामने हॉल में मैडम यू को वहाँ बैठे हुए देखता है। ये देख के विंग हैरान हो जाता है। वो वहीं पे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ मैडम यू मैडम लैन से ये कह रही थी कि उनकी बेटी वापस आ चुकी है। उसे अपने किए हुए एक्शंस पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। वो वांगजी को बहुत पसंद करती है और हमारा स्टेटस भी सेम है और ऑलरेडी हमारे बच्चों की ही शादी होने वाली थी। वांगजी के लिए यानली एकदम परफेक्ट पार्टनर है। आखिर उसने जो किया वो उससे गलती से हो गई। वो भी तो बच्ची है, अभी नादान है, उसे समझ नहीं आया और वो बस बेवकूफ़ी कर बैठी। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट है। अगर आप चाहें तो वांगजी और यानली की शादी करवा सकती हैं। आप वांगजी से इस बारे में बात कीजिए। वो दोनों विपुशियान और वांगजी की शादी को अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, ना ही उनके अभी कोई बच्चे हुए हैं, तो क्यों ना वांगजी और विंग का डिवोर्स करवा के यानली से वांगजी की शादी करा दी जाए।
आपका भी एक समाज में रुतबा है और हमारा फैमिली भी काफ़ी फेमस है। इस तरह आपके भी समाज में रुतबा बना रहेगा। और यानली वांगजी से बहुत प्यार करती है। इस पर मैडम लैन कहती हैं, देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती, ये वांगजी की लाइफ है और मैं इसका फैसला वांगजी को ही करने दूंगी। इससे पहले कि मैडम लैन कुछ और कहती, तभी वहाँ वो वीन को देख लेती हैं। इस पर मैडम लैन कहती हैं, वीन तुम कब आए, तुम्हारा दिन कैसा था? इस पर वीन स्माइल करते हुए कहता है, मेरा दिन अच्छा था, मैं जस्ट अभी आया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कह के वीन अपने कमरे में चला जाता है और कमरा बंद करके जोर जोर से रोने लगता है। वो रोते हुए कह रहा था, आखिर क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गॉड, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? वीन अपने आंसू साफ करता है और उसके बाद फ्रेश होके अपना काम करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को डिनर के टाइम पे, जहाँ सभी डिनर कर रहे थे कि तभी मिसेस लैन कहती हैं, वांगजी डिनर के बाद मुझसे मेरे कमरे में आके मिलो। इस पर वांगजी ओके कहता है। इधर वीन अपने कमरे में था कि तभी वांगजी अपनी मॉम से बात करके आता है, जिस पर वीन पूछता है, हस्बैंड मॉम ने क्या कहा, वो आपको क्यों बुला रही थी? इस पर वांगजी कहता है, कुछ खास नहीं, बस उन्हें मुझसे कोई काम था, तुम ये सब छोड़ो। ये कह के वांगजी वीन का ध्यान भटकाने लगता है। वीन को अंदर ही अंदर इस बात से बहुत ही दुख होता है कि वांगजी उसे सच्चाई नहीं बता रहा। अब वीन भी कुछ नहीं कहता है। वांगजी उसे हक करके सो जाता है। अब अगले दिन वीन का मन आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसलिए वीन कॉलेज बंक करता है और जाके एक कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पीने लगता है। वो कल की सारी बातों को सोचे जा रहा था कि तभी वहाँ पे अचानक से यानली आ जाती है। यानली को देख के विंग कहता है, सीजे आप कैसी हैं? इस पर यानली बहुत ही बेरुखी से विंग से कहती है, मैं जैसी भी हूँ, पर तुम्हारे तेवर तो बहुत ही बदल गए हैं। इस पर विंग हैरानी से कहता है, सीजे आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? इस पर यानली कहती है, तो और कैसी बातें कहूँ? जरा देखो अपने आप को, मेरे होने वाले पति से शादी करके तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। जरा अपने आप को देखो, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे हो, बड़े यूनिवर्सिटी में जाने लगे हो, है ना? बहुत खुश हो ना तुम मेरी जगह लेके? इस पर वी कहता है, सीजे ऐसी बात नहीं है, सब कुछ अचानक से हो गया, आप चली गई थी। इस पर यानली कहती है, हाँ मैं चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं अपना हक लेके रहूँगी। इस पर वीन कुछ भी नहीं कहता है। उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। ये देख के यानली एक स्मृति करती है। उसके बाद कहती है, वांग जी और मैं एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हालांकि हमारी मैरिज अरेंज मैरिज थी, लेकिन वांग जी मुझसे प्यार करता था। हमारे बीच काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। मानती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की, लेकिन वांग जी के दिल में मेरे लिए प्यार इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। विंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी यानली उसे थोड़ा सा और सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। विंग जोर जोर से रोने लगता है। विंग अपने आंसू को कैसे भी कंट्रोल करके उस कैफ़े से उठता है और एक पार्क में आता है, जहाँ एक जगह बैठ के विंग बहुत रोता है। विंग शाम तक उसी पार्क में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग वांग जी के घर चला जाता है।
इधर रात में जब वांगजी आता है तो वो विंग को पीछे से हग कर लेता है। इस पर विंग पूछता है, आज आपका दिन कैसा था? इस पर वांगजी कहता है, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया था। इस पर विंग को मन में लगता है शायद वांगजी यानली से मिला होगा और कल मॉम ने उसे यानली के बारे में भी बताया था। वांगजी शायद इसीलिए इतना खुश है। ये सोचने के साथ ही विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है। तभी वांगजी कहता है, दरअसल हमें परसों एक फैमिली फंक्शन में जाना है, तो तुम रेडी हो जाना विंग, ठीक है? हम सभी वहाँ जाएंगे। इस पर विंग ओके कह देता है। विंग अब 2 दिन बाद तैयार होता है और बाहर आता है जहाँ वांगजी उसका वेट कर रहा था फंक्शन में जाने के लिए। दरअसल ये फंक्शन किसी और के घर नहीं बल्कि जियांग्स के ही घर पे हुई थी। आज मैडम यू और जियांग फेंगमियान का एनिवर्सरी था, इसीलिए उन्होंने एक पार्टी थ्रो की थी। जहाँ जब विंग तैयार होके आता है तो उसे देख के वांगजी अपनी नज़रें विंग से हटा ही नहीं पाता है। वो विंग को देखते ही रह जाता है। वांगजी विंग से बहुत प्यार करता था। तभी वांगजी कहता है, क्या बात है, मेरी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनते ही विंग के चीक्स प्लस करने लगते हैं। उसके बाद विंग कहता है, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। इस पे वांगजी स्माइल करके उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और वो लोग सभी पार्टी में जाते हैं। जहाँ विंग इस पार्टी में आके अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि तभी यानली वहाँ आती है और आते ही वांगजी को हक कर लेती है। वांगजी भी उसे दूर पुश नहीं करता। ये देख के विंग को पेन फील होता है। उसके बाद वो लोग पार्टी अटेंड करने लगते हैं। विंग और वांगजी पार्टी को अटेंड कर रहे थे कि तभी वांगजी विंग को एक जगह बैठाते हुए कहता है कि विंग अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये कह के वांगजी एक ऊपर कमरे की तरफ जाता है जहाँ विंग नोटिस करता है कि थोड़ी देर बाद यानली भी उसी कमरे में जा रही है। ये देखने के साथ ही विंग का दिल मानो टूट ही जा रहा हो। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं मगर वो कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर बाद यानली सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो विंग के पास आती है और कहती है, अभी मैं वांगजी के पास से आ रही हूँ। देखा, वांगजी अभी भी मुझसे प्यार करता है। वो उसने अपने प्यार का कन्फेशन मुझसे किया है। वांगजी कल भी मुझसे मिलने कैफ़े में भी आया था। ये देखो, ये कह के वांगजी अपनी और ये कह के यानली अपनी और वांगजी की कुछ तस्वीरें विंग को दिखा देती हैं जहाँ उस तस्वीरों में वो यानली वांगजी के गले से लगी हुई थी। ये देखते ही विंग का दिल मानो टूट जाता है। तभी वहाँ वांगजी आता है। ये देख के यानली वहाँ से चली जाती है। वांगजी विंग से पूछता है कि विंग को क्या हुआ, क्या यानली ने उसे कुछ कहा? इस पर विंग कहता है, कुछ भी नहीं, तुम कहाँ गए थे? इस पर वांगजी कहता है, मुझे कुछ काम था, चलो तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, क्या तुमने कुछ खाया? इस पर विंग ना में अपना सर हिलाता है। विंग से अब सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने वांगजी को कई मौके दिए थे कि वो विंग को सच्चाई बता दे, लेकिन वांगजी विंग को कुछ भी नहीं बता रहा था। विंग जब देखता है कि वांगजी एक फ़ोन कॉल को अटेंड करने के लिए गया है तो विंग धीरे धीरे करके उस पार्टी हॉल से बाहर की तरफ आ जाता है। विंग ऐसे ही रोड पे चलने लगता है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। विंग बस चलता जा रहा था। तभी वांगी जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ विंग नहीं था। वांगी विंग को पूरी पार्टी में ढूंढता है जहाँ विंग कहीं भी नहीं था। वहीं विंग का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ये देख के वांगजी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि विंग इतनी रात को कहाँ चला गया। उसके बाद वांगजी कॉल करके मेंशन में सर्वेंट से पूछता है
कि क्या वीन वहाँ गया है। इस पर सभी सर्वेंट्स भी कहते हैं नहीं, यंग मास्टर तो यहाँ नहीं आए हैं। अब वांग जी परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कार लेके वीन को ढूंढने निकल जाता है। वांग जी हर जगह वीन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वीन का कोई अता पता नहीं मिलता। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। वांग जी अब परेशान हो चुका था। इधर वांग जी ने सब कुछ अपनी फैमिली को भी बताया था, जहाँ सभी वीन को ढूंढने में लग जाते हैं कि तभी वांग जी को कॉल आता है, जहाँ उसका एक गार्ड वांग जी को इन्फॉर्म करता है कि वीन को बस स्टॉप पे देखा गया है। वांग जी जल्दी से जाता है और बस स्टॉप पे वीन को ढूंढने लगता है कि तभी वांग जी की नज़र वी यिंग पे पड़ती है, जो वहाँ बैठा रोए जा रहा था और बस का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी तुरंत जाके वीन को टाइटली हग कर लेता है और उसके फेस पे बहुत सारी किसेस करता है और पूछता है कि ये क्या पागलपन है, तुम ऐसे मुझे छोड़ के यहाँ कैसे आ सकते हो। वीन, क्या बात है। इस पर वीन वांग जी की तरफ देखता है और उसे खुद से दूर कर देता है। इस पर वांग जी पूछता है कि वीन, क्या बात है, तुम पहले मेरे साथ चलो। इस पर वीन मना कर देता है। तभी वांग जी वी किंग से कहता है कि वीन, हमें बात करने की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। उसके बाद वांग जी वीन को लेके लैंड मेंशन आता है, जहाँ वीन को देख के सभी को रिलीफ फील होता है। मैडम लैन वीन को गले लगा लेती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे। इस पर वीन जोर जोर से रोने लगता है। वीन वांग जी की तरफ देख के कहता है, लंजा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम यानली सीजे से प्यार करते हो। मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गया था। तुम ये शादी ख़त्म करने वाले हो। ये सब सुन के वांग जी हैरान नज़रों से वीन को देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, वीन, तुम गलत समझ रहे हो। इस पर वीन कहता है, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि 6 मंथ्स के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और अब तो यानली सीजे भी आ गई हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैंने उस दिन मैडम यू और आंटी आपकी बातें सुन ली थी। मैं सब जानता हूँ। वांग जी, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, लेकिन नहीं, यानली सीजे ने मुझे बताया है कि तुम उनसे प्यार करते हो और तुम उनके साथ शादी करने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ दोगे, इसीलिए मुझे जाने दो। तभी वीन से वांग जी कहता है, वीन, तुम ये सब कैसे सोच सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीन। ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल उस दिन मॉम ने मुझे स्टडी रूम में जब बुलाया था, तो वो मुझे मैडम यू की कही हुई बातें बता रही थी, जिस पे मैंने साफ साफ मॉम से कह दिया था कि वो मैडम यू को कह दें कि मेरी शादी वीइंग से हो चुकी है और अब मैं वीइंग से प्यार करता हूँ और मैं वीइंग को नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे किसी भी कंडीशन में शादी हुई हो। मैं इस शादी को पूरी तरीके से निभाना चाहता हूँ। और रही बात यानली की, तो यानली ने मुझे मैसेज करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैंने मना कर दिया था, लेकिन यानली जिद करने लगी कि वो माफ़ी मांगना चाहती है। इस पर मैं यानली से मिलने गया था रेस्टोरेंट में, जहाँ यानली ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो शर्मिंदा है, जिस पे मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। उसके बाद यानली उस रेस्टोरेंट में उस दिन मुझे हक कर लिया था खुशी से, लेकिन मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था और तभी शायद किसी ने हमारी वो पिक्चर्स ले ली थी। और कल पार्टी में भी यानली मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं ऊपर कमरे में गया था, लेकिन तभी यानली फिर से मेरे क्लोज आने लगी, जिस पे मैंने उसे धक्का दे दिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली आई थी। वीन, ट्रस्ट मी, मेरे और यानली के बीच में कुछ भी नहीं है।
जो कुछ भी हुआ वो सब यानली का चाल था, तुम्हें और मुझे अलग करने के लिए। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतने दिन से सब कुछ गलत समझ रहा था। तभी लैनी भी कहती है, और उस रोज हम लोग ये बातें कर रहे थे कि अगर शादी के बाद तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहोगे और तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो फिर हम तुम्हारा 6 मंथ बाद डिवोर्स करवा देंगे। हमने ये बात कही थी जहाँ तुमने सिर्फ डिवोर्स की ही बात सुनी थी। वीन रोने लगता है। तभी वांगजी जाके वीन को हक कर लेता है। तभी वीन कहता है, मैंने सब मैंने सब उल्टा ही सोच लिया। मुझे लगा कि आप सब मुझे पसंद नहीं करते हो क्योंकि मेरा स्टेटस। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारा स्टेटस वही है जो तुम्हारे हस्बैंड का है। ये कह के वांगजी वीन को चुप कराता है। तभी लैनी भी आके वीन को हक करती है और उसे समझाती है कि वीन को हमसे बात करनी चाहिए थी, ना कि सारा फैसला खुद ही ले लेना चाहिए था। इसके बाद वीन भी ये बात समझ जाता है। उसके बाद मैडम लैन वीन से पूछती हैं, चलो ठीक है, तो अब बताओ क्या मेरे बच्चे ने कुछ खाया है। इस पर वीन ना में सर हिलाता है। तो मैडम लैन जाके वीन के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाती हैं। सभी वीन को खाना खिलाते हैं। उसके बाद वांगजी तभी वीन के पास आता है और उसे बोलता है कि वीन, हम एक वीक के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम अपना सामान पैक कर लो। तभी वीन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं। इस पे वांगजी वीन के कान में कहता है, हम हनीमून पे जा रहे हैं। जिसे सुन के वीन ब्लश करने लगता है और सभी वीन का फेस देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद वीन और वांगजी 1 वीक के ट्रिप पे इटली आते हैं, जहाँ वीन पहली बार इतनी दूर आया था। वीन बहुत ही खुश था। उसे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वीन वांगजी से कहता है, लंजा। इस पे वांगजी कहता है, तभी वीन कहता है, लंजा, हमारी शादी को 2 मंथ हो चुके हैं। इस पे वांगजी कहता है, तभी वीन कहता है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता। इस पे वांगजी इनोसेंट बनते हुए कहता है, क्या मन नहीं करता। इस पे वीन कहता है, मैं अभी तक अनमेटेड हूँ। ये सुन के वांगजी हंसने लगता है और वो वीन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे ले जा के बेड पे पटकते हुए कहता है, तो चलो तुम्हें मार्क करते हैं। ये सुनते ही वीन ब्लश करने लगता है। वांगजी वीन के ऊपर आता है और उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी वीन वांगजी से अलग होते हुए कहता है, बट लंजा। तभी वांगजी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। दरअसल मेरा कोई अफेयर नहीं था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे क्या करना होगा। इस पे वांगजी वीन के कान में कहता है, तुम्हें बस मेरा नाम याद रखना होगा, बाकी सब मैं कर लूँगा। ये कह के वो फिर से वीन को किस करने लगता है और उसके बाद उन दोनों का इंटीमेट सेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वांगजी वीन को मार्क भी कर देता है। और यहीं पे हमारी वन शॉट एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये एफएफ पसंद आए। ओके, टेक केयर, बाय। और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय।